गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे ढंग से प्रयासरत होंगे। मैं आदित्य, आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे थे और एसिड बेस एंड साल्ट का लगभग हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट किया है। आज हम लोगों का फोर्थ लेक्चर है, तो फोर्थ लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, यानी आज जो आपका कंप्लीट जो क्लास होने वाला है उसमें हम लोग केवल पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे और पीएच से संबंधित हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या संबंध है उससे रिलेटेड हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करें तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पीएच स्केल के बारे में जाना था। ठीक है, आज पुनः उसको आगे लेकर चलेंगे। फिर भी हम लोग पीएच स्केल को अच्छे ढंग से पुनः पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमें पढ़ना है पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है। अगर कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि पीएच स्केल की खोज किसने किया, आपसे क्या पूछा जाए कि पीएच स्केल का खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये व्यक्ति थे सोरेनसन। पीएच का खोज करने वाले कौन कर थे? खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो खोजकर्ता थे सोरेनसन। सोरेनसन, ठीक है। सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, पीएच स्केल की खोज उन्होंने किया था। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, ये बात क्लियर है? अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि पीएच स्केल की खोज हुआ कब, ईयर की अगर बात करें तो 1909 ईस्वी में इसकी खोज कर दी गई। अब ये पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर आपको पढ़ाया गया है। अगर कोई भी हमारे प्यारे भाई बहन अगर इंडिकेटर नहीं जानते हैं तो वो जाकर प्रीवियस लेक्चर को अवश्य देखेंगे, उसमें ये सारे चीज़ों के बारे में अच्छे ढंग से समझाया गया है। ठीक है, कि इंडिकेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें बताए गए हैं। तो पीएच स्केल के खोजकर्ता सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया, 1909 ईस्वी में किया। इसी से हम लोग क्या पता लगाते हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी कंपाउंड है वो हमारा एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, इसका हम पता लगाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक स्केल तैयार किया था। ठीक है, एक स्केल इन्होंने बनाया, उस स्केल का मार्क इस तरीका से स्केल बनाया। ठीक है, उन्होंने स्केल पर सबसे पहले 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक अंक मार्किंग किया। ठीक है, इन्होंने 0 से लेकर 14 तक क्या किए, अंक को निर्धारित किए। 0 से लेकर अब हम यहाँ पर आपका कुछ बना देते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। यानी इस तरीका से उन्होंने एक स्केल बनाया। इस स्केल पर उन्होंने 0 से लेकर 14 तक के नंबर को अंकित कर दिया। इन्होंने कहा कि हम तो एसिड और बेस का पता लगाते हैं कि कैसे, उसका टेस्ट करके, यानी हम लोग क्या करते हैं, लैब में जाकर उसको टेस्ट करते हैं, लिटमस पेपर से हम लोग पता कर लेते हैं कि एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। साथ ही साथ हम लोग ऑलिफैक्टरी के नाम यानी सुगंध से, स्मेल से भी पता कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ को हम ऐसे पता नहीं कर सकते कि वो कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। ठीक है, यानी एसिड है तो आपको अगर रैंडमली धरा दिया जाए कोई भी एसिड को और आपसे पूछा जाए कि ये एसिड स्ट्रांग है या वीक है, तो आप शायद नहीं बता पाओ। ठीक है, तो उन्होंने इसी चीज को मापा। ठीक है, इसी चीज को उन्होंने एक क्या कर दिया, एक स्केल पर माप कर इस स्केल का नाम क्या दे दिया, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में आपसे कभी कभी पूछ देता है कि पी का मतलब क्या होता है। अगर पूछा जाए कि पी का मतलब क्या होता है, तो देखिए पी का मतलब होता है पोटेंज।
क्या होता है? पोटेंज। पोटेंज का अर्थ होता है पावर। पोटेंज का अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे कि पावर होता है। पावर कहने का मतलब है कि शक्ति। पावर का मतलब क्या हुआ? शक्ति। किसकी शक्ति को दिखाएगा? तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन की शक्ति को दिखाएगा। H का मतलब क्या है? H प्लस। यानी पीएच स्केल पर हम लोग किसको मापते हैं? तो हम किसी भी कंपाउंड के H प्लस आयन को हम मापते हैं कि किस कंपाउंड का H प्लस आयन अधिक है और किस कंपाउंड का H प्लस आयन कम है, और इसके आधार पर हम लोग अंक निर्धारित कर देते हैं। और वो अंक जो होता है हमारा क्या दिखा देता है कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। बात क्लियर है आपको? चल, तो यहाँ से इन्होंने कहा पीएच स्केल का जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया, इन्होंने सबसे पहले कहा कि इनको 0 से लेकर 14 तक को बांट दिया। ठीक है, सबसे पहले आधा आधा बांटा। आधा आधा बांटा तो ये जो 7 आया है, ये जो 7 आए हैं, इस पॉइंट को उन्होंने कहा कि ये जो है उदासीन है। कैसा है? उदासीन पॉइंट है। उदासीन कहने का मतलब है कि न्यूट्रलाइज है। वो ना तो एसिड नेचर का होगा और ना ही बेसिक नेचर का होगा। यानी उदासीन कहने का मतलब है कि ना तो अम्लीय है, ना तो अम्लीय है, और ना ही क्षारीय है। उन्होंने क्या बताया कि जब किसी भी हम कंपाउंड को अगर पीएच स्केल पर मापते हैं और उसका हाइड्रोजन आयन हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसका हाइड्रोजन आयन बिल्कुल 7 पर आया है, यानी पीएच स्केल पर वैल्यू 7 पर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ना तो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय नेचर का है। तो वो कैसा नेचर का हुआ? उदासीन नेचर का हुआ। यानी उनका प्रभाव, यानी एसिड का प्रभाव और क्षार का प्रभाव, दोनों का प्रभाव क्या हो गया? नष्ट हो गया। दोनों का प्रभाव क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो इसी पॉइंट को उन्होंने क्या कहा? न्यूट्रलाइज कहा या उदासीन कहा। बात स्पष्ट है? चल, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं, 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा एसिडिक नेचर बढ़ता है, यानी कि अम्लीयता बढ़ता है। उन्होंने क्या बताया कि अगर आप 7 से किधर की ओर आ रहे हो? 0 की तरफ आ रहे हो, तो आप कहोगे कि उस कंपाउंड का, उस सॉल्यूशन का हमारा क्या हो रहा है? तो अम्लीयता यानी अम्ल की जो कैपेसिटी है, जो हम कह सकते हैं कि मात्रा है उसमें हाइड्रोजन प्लस का, वो क्या है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात क्लियर है? और इसी तरीका से उन्होंने कहा कि अगर हम 7 से किधर जा रहे हैं? 14 की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्षारीय गुण बढ़ेगा। यहाँ क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगा। क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगा। यानी जब आप 7 से 14 की ओर जाते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि क्षारीयता बढ़ेगा। ठीक है, और 7 से पहले आते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारा अम्लीयता बढ़ेगा। तो इस तरीका से उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बताया कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड को अगर चेक करना है कि वो कितना, वो अम्लीय नेचर का है या क्षारीय नेचर का है, तो सीधे सीधे पीएच स्केल पर आप कर लो क्या? टेस्ट। अगर 7 से कम आया है वैल्यू, तो उसको मानकर चलना है कि अम्लीय है, और 7 से अगर आगे आया है यानी 14 तरफ जा रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि वो कैसा है? तो आप कहोगे कि वो क्षारीय है। बात क्लियर है? क्या आपको समझ में आ रहा है? चल, अच्छी बात है। और 7 पर, बिल्कुल 7 पर आया है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा कैसा नेचर का है? तो आप कहोगे कि उदासीन नेचर का है। जैसे हम कहते हैं कि पानी है हमारा। पानी जो है आपका क्या है? पानी का अगर कभी भी पीएच पूछा जाए, तो पानी का पीएच कितना होता है? 7 होता है। पानी का हमारा पीएच क्या होता है? 7 होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा पानी जो है वो क्या है? उदासीन है। पानी क्या है? उदासीन है। ये कौन सा पानी है? तो आप कहोगे कि डिस्टिल्ड वाटर है। कौन सा पानी है? डिस्टिल, यानी प्योर जो पानी होता है, शुद्ध, जो हम लोग क्या कहते हैं उसमें से मिनरल्स निकाल देते हैं, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, बात क्लियर? चल, अब इसको और भी हम थोड़ा सा एलोबरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आप नोट भी कर लिए होंगे कि पोटेंज हो गया। ठीक है, पी का मतलब पोटेंज होता है, और पोटेंज का अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे
कि ये हमारा किसने दिया था, पावर होता है। पोटेंशियल का अर्थ क्या होता है, पावर होता है। ये बात क्लियर हो गई। चल बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने और भी क्या कहा, ठीक है, इस बात को और समझते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। आपको बताया गया कि हमारा जो अम्लीय गुण होता है, अम्लीय या क्षारीय होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। अम्लीय भी कैसा होता है, दो प्रकार का। एक होता है कि प्रबल अम्ल होता है, एक होता है क्या कि दुर्बल अम्ल होता है। क्षार में भी देखा जाए तो एक प्रबल क्षार होता है और एक कैसा होता है, दुर्बल क्षार होता है। तो इन्होंने इसी स्केल पर प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का भी क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने इस तरीका से स्केल बनाया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो आप कहोगे कि ये हमारा स्केल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, स्केल हुआ, ठीक है। इस स्केल पर इन्होंने जीरो मार्किंग कर दिया। ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, ये 3 हो गए, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 5, 6, 7, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिख रहे होंगे स्पष्ट, ठीक है। चलिए, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहे हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं हो रहा होगा। चल, आई होप कि अब आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। चल देखिए, तो 0 से लेकर 14 तक, अब 7 को इन्होंने क्या कहा, 7 जो पॉइंट था इसको हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को उन्होंने उदासीन कहा। क्या कहा कि ये पॉइंट जो है उदासीन पॉइंट है, ठीक है। इन्होंने 7 से पहले यानी 0 की तरफ आए तो उन्होंने कहा कि अम्लीयपन बढ़ेगा। क्या होगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा, ठीक है। अम्लीय गुण बढ़ेगा, पहला पॉइंट इन्होंने कहा, ठीक है। और 7 से हम जब जाते हैं 14 की ओर तो उन्होंने कहा कि क्षारीय गुण बढ़ेगा, क्षारीय गुण बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीका से उन्होंने बताया, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये बात पता चला, लेकिन यहाँ से अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा हमारा सबसे मजबूत है, कौन सबसे कमजोर है। तो उन्होंने कहा इसको 4 भागों में बांटा। 0 से लेकर 0 से लेकर उन्होंने कहा कि 3.5 तक, 0 से लेकर अगर 3.5 तक जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि प्रबल अम्ल है। यानी हमें अगर 0 से 3.5 के बीच में अगर आया है अंक, ठीक है, यानी जब हम टेस्ट कर रहे हैं कंपाउंड का और पीएच स्केल पर हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0 से लेकर 3.5 के बीच में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। और उन्होंने कहा कि जब 3.5 से लेकर जब आप 7 तक जाते हो तो इसको हम कहते हैं कि दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, उन्होंने कहा। इसी तरीका से उन्होंने कहा कि जब 7 से लेकर हम जाते हैं 10.5 तक, 7 से लेकर जब हम जाते हैं 10.5 तक तो उन्होंने कहा कि ये हमारा दुर्बल क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षार कहलाएगा। और जब हम 10.5 से हम जाते हैं 14 तक तो हमारा वो प्रबल क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रबल क्षार कहलाएगा। यानी कि इस आधार पर पीएच स्केल को 4 भागों में बांटा गया। पहला क्या भाग हुआ कि 0 से लेकर 3.5 तक हमारा कैसा कहलाएगा, तो जो भी 0 और 3.5 के बीच में आएगा तो वो जितने सारे अम्ल होंगे वो सारे प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। और जब हम 3.5 से लेकर हम 7 तक जाएंगे, 7 के बीच में, 7 तक नहीं 7 के पहले यानी बीच में रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा वीक एसिड होगा यानी कि दुर्बल अम्ल होगा। उसी तरह से उन्होंने कहा कि जब 7 से लेकर हम 10.5 तक जाते हैं
तो कहा कि वो हमारा दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार होगा, यानी कि हमारा वीक बेस होगा। और 10.5 से लेकर 14 के बीच में जाते हैं तो हमारा वो स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार कहलाएगा। अब हम यहाँ पर मार्किंग कर दे रहे हैं, ये हमारा क्या है 3.5 है, इसको हमने क्या कहा 3.5 मार्किंग दिया। यहाँ हमने 10.5 मार्क कर देते हैं, 10.5। ठीक है। अब उन्होंने देखो यहाँ जो है या इसको उन्होंने क्या दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको नाम दिया उन्होंने क्या कि प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। ठीक है, ये क्या है? प्रबल अम्ल है। यानी कि जब 0 से लेकर 3.5 के बीच में रहेंगे तो प्रबल अम्ल होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। और जब आप 3.5 से लेकर 7 के बीच में रहेंगे, यानी यहाँ से आप जो है रहेंगे कहाँ पर, यहाँ तक, तो आप इसको कहेंगे कि हमारा दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ये क्या रहेगा? दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड रहेगा। क्या रहेगा? वीक एसिड रहेंगे। बात स्पष्ट है। इसी तरीका से उन्होंने और भी कहा कि जब हम कहाँ जाते हैं तो 7 से, ठीक है, 7 से कहाँ जाते हैं तो आप कहोगे कि 7 से जब हम जाते हैं किधर 10.5 के बीच में, तो इनको क्या कहा गया? इसको कहा गया कि वो दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, यानी कि वीक एसिड है। वीक, दुर्बल अम्ल नहीं, दुर्बल क्षार है। ठीक है। और इसी तरीका से उन्होंने कहा कि जब हम कहाँ जाते हैं तो आप कहोगे कि 10.5 से जाते हैं 14 तक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार कहलाएगा। ये बात अब तो स्पष्ट हो गए होंगे कि किसी भी चीज का अगर मार्किंग करना है तो हमारा क्या होगा, कौन प्रबल होगा कौन दुर्बल होगा, ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछते पूछते ये सारे चीज हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, कि नींबू का पीएच कितना होता है, नींबू में हमारा पीएच जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या हम कह सकते हैं वीक होगा, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। ठीक है, चल और भी इसकी बातें और क्या है देखें। इन्होंने कहा कि जब आप जाते हो इधर की ओर, ठीक है, यानी कि जब आप 7 से, ठीक है, कहाँ से 7 से आप जाते हो किधर 0 की तरफ, तो यहाँ हमारा क्या होता है कि H प्लस आयन, H प्लस आयन क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन में वृद्धि होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन में वृद्धि होता है। अब इधर जाने पर हाइड्रोजन आयन में वृद्धि हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि और क्या होगा, तो OH आयन में क्या होगा, तो OH आयन जो होगा उसमें कमी होता है। क्या है? बढ़ता है। और यहाँ क्या होता है? कमी होता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम जाएंगे 0 की तरफ, 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे तो हमारा OH आयन में कमी होगा, यानी कि क्षारीय गुण कमेगा और H प्लस आयन बढ़ेगा, यानी कि अम्लीय गुण बढ़ेगा। ये बात क्लियर है। इसी तरीका से और भी ये बातें इन्होंने कहा कि जब आप जाते हो 7 से 14 की ओर तो आप कहोगे कि OH माइनस आयन में क्या होगा, आयन में वृद्धि होगा। वृद्धि होगा यानी कि OH माइनस का वैल्यू बढ़ेगा, वृद्धि होगा। और जब OH माइनस आयन में वृद्धि हो रहा है तो आप कहोगे कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि H प्लस आयन में क्या होगा, आयन में कमी होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे पॉइंट क्या आपको क्लियर हुए या नहीं हुए, बोलिए। यहाँ से इतने सारे पॉइंट
यानी कि जब हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो H प्लस आयन इंक्रीज करेगा, और या हम कहेंगे कि OH माइनस आयन जो है डिक्रीज करेगा। लेकिन जब हम 7 से 14 की ओर जाते हैं तो हम कहेंगे कि OH माइनस आयन जो है वो इंक्रीज करेगा, और H प्लस आयन जो है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें हमें समझ में आ गए। चलिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कि जैसे पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है, पीत रस का पीएच वैल्यू कितना होता है, साथ ही साथ पूछ लेता है कि दूध का पीएच कितना होता है, हमारे मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। इन तमाम सारे तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब वैसे प्रश्न को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला जो है एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है HCl। HCl आपको बताया गया हाइड्रोक्लोरिकम। हाइड्रोक्लोरिकम का पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना होता है। ठीक है, देखो एक तरफ लिख देते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ यानी कंपाउंड, यौगिक, पदार्थ या यौगिक लिख देते हैं। ठीक है, और एक तरफ हम लिख देते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है आपसे पूछ लेता है। क्या आप बता पाओगे? क्या अब आप बता पाओगे? ठीक है, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक, कितने होते हैं? 1 होते हैं। इसी तरीका से पूछ लेता है आपका कि आपका जो जठर रस है, क्या है? जठर रस। जठर रस को हम लोग भी बोल देते हैं पीत रस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पीत रस, या गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम चले तो एनसीईआरटी के अनुसार 1.2 है। एनसीईआरटी में कितना दिया गया है? 1.2 दिया गया है। जठर ग्रंथि, जठर रस जो है वो लगभग कितना दिया गया? 1.2। ठीक है, लेकिन हम आपको लिखवा रहे हैं कि 1.2 से लेकर 1.4 के बीच में होता है। ठीक है, आप दोनों में से इसके बीच में जो भी वैल्यू आ जाए उसको क्या कर देना, आपको टिक लगा देना है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार कौन सा सही है? 1.2 सही है। ठीक है, और एस चांद के अनुसार अगर हम बात करें तो 1.4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग एक अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, तो जठर रस का भी आप ध्यान रखोगे। बात क्लियर है? तो ये हमारा क्या हुआ। अब इसी तरीका से पूछ लेता है नींबू रस का। नींबू रस, ठीक है, नींबू का जो रस होता है उसका पीएच पूछता है कि उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे कि ये 2.5 से लेकर 2.4 कहीं रहता है और कहीं कहीं 2.5 भी रहता है। ठीक है, तो आपको जो भी मिले। ठीक है, अब इसका वैल्यू भी कहीं कहीं अलग होता है। एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम चले तो एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें तो 2.2 से लेकर, और इस चांद की अगर बात करें तो 2.5 होता है। किसी किसी बुक में अलग अलग करके दिया गया है। ठीक है, आपको दोनों वैल्यू हम लिखवा दे रहे हैं, उसके बीच में जो भी आपको आ जाएगा उसको क्या करेंगे, आप सही करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? चल, तो इस तरीका से हमारा क्या हो रहा था, हमारा यौगिक या पीएच वैल्यू का हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे। अब यहीं से आप बता सकते हैं कि इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो आप कहोगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उसके बाद कौन सा है? तो आप कहोगे कि जठर रस है यानी पीत रस है। उसके बाद अगर पूछे कि कौन सा है तो आप कहोगे कि नींबू का रस है। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बात क्लियर है? इसी तरीका से पूछता है सिरका के बारे में भी। किसके बारे में? सिरका। सिरका का पूछ लेता है कि सिरका का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सिरका का पीएच वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 3 है।
कितना है, हालांकि 3 से लेकर 4 के बीच में कुछ भी आएगा आप लगा लेना, ठीक है। तो सिरका का पीएच कितना है, 3 है। ये बात स्पष्ट हो गए होंगे आपको। तो इसी तरीका से और भी हम पीएच वैल्यू याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो टमाटर का जो रस है, ठीक है, अगला जो है टमाटर, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आपको पढ़ाया गया है कि किसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, और उस ऑक्जेलिक अम्ल का अगर पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच वैल्यू होता है 4.1 होता है। कितना होता है, 4.1 होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसी तरीका से एक होता है अम्ल वर्षा। क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें, ठीक है, अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें तो अम्ल वर्षा का पीएच होता है 5.6। कितना होता है, 5.6 होते हैं। तो इसका अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू कितना हो गया, 5.6 हो गया, ठीक है। इसी तरीका से अम्ल वर्षा के साथ साथ दूध का भी पूछ लेता है कि दूध का पीएच कितना है, ठीक है। तो दूध का पीएच आप ध्यान रखोगे कि 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है, या 6.5 आप ध्यान रखो, ठीक है। कितना होता है, 6.5। ये सभी हमारा क्या है, पीएच वैल्यू है। क्या है, पीएच वैल्यू है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा मूत्र जो है, मूत्र का पीएच कितना होता है, तो आप ध्यान रखोगे कि मूत्र का पीएच 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, मूत्र का पीएच कितना होता है, 6 होता है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना है, 1 है। जठर रस का पीएच कितना, 1.2 से लेकर 1.4 है। नींबू रस के पीएच की अगर बात करें तो 2.2 से लेकर 2.5 है। अगर सिरका की हम बात करें तो सिरका का पीएच 3 है। टमाटर की बात करें तो टमाटर का पीएच कितना है, 4.1 है। अम्ल वर्षा की बात करें तो 5.6 है। दूध का पीएच कितना है, 6.5 है। मूत्र का पीएच है 6 है। ये बात क्लियर हुआ। अगर हम बात करें कि प्योर वाटर, प्योर वाटर की अगर हम बात करें, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध पानी की अगर हम बात करें तो उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलिए। ये बात क्लियर है। तो इतने बातें आपको पहले नोट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप पता कर सकते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछ देगा कि मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 6 होता है। पूछ दिए जाएंगे कि दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 6.5 होता है। आपसे पूछा जाएगा कि टमाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 4.1 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.6 होता है। या पूछ देगा, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे टमाटर, अम्ल वर्षा, दूध और मूत्र दे दिया जाए। इसमें पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो आपको कौन सा मारना होगा, टमाटर, क्योंकि टमाटर का पीएच वैल्यू 4.1 है। जिसका पीएच वैल्यू कम वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, और जिसका पीएच वैल्यू जितना ज्यादा वो उतना ही क्या होगा, क्षारीय होगा। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलिए। बात क्लियर है, चल आप नोट कीजिए इसको। चल आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। चल अब इसको हम रफ कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि आपका जैसे हो गया आपका खून, खून का पूछता है, ठीक है, कि खून का कितना होता है, 7.4 याद रखेंगे आप, 7.4। उसके बाद होता है आपका पूछा जाता है स्लाइवा का, लार यानी स्लाइवा, स्लाइवा का पूछा जाता है, ठीक है। तो स्लाइवा का आप ध्यान रखेंगे कि 7.4 ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये खाने से पहले की बात है। खाने से क्या है, पहले। जब पूछा जाए कि खाने से पहले होता है, खाने से पहले, ठीक है,
और खाने के अगर बात पूछा जाए तो 5.8 होता है खाने के बाद। खाने के बाद अगर पूछा जाए आपसे कि पीएच वैल्यू कितना होता है तो 5.8 होता है। ठीक है, इसी तरीका से अंडे का भी आप याद रख सकते हैं कि अंडा का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आप 7.8 याद रखेंगे कि अंडा का पीएच कितना होता है, 7.8 होता है। इसी तरीका से आप याद कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्या है, मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5 होता है। इसी तरीका से पूछा जाता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका पीएच होता है लगभग 14 ही, मान लीजिए लगभग क्या होता है, 14 ही होते हैं। ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम क्या कह सकते हैं कि MgOH का क्या है, होल ट्वाइस है। ठीक है, और इसी तरीका से आप कहोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो NaOH है। NaOH ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गए होंगे, बोलिए कोई दिक्कत इसमें? तो ये कुछ बिलियन का क्या था, हमारा पीएच वैल्यू था। ठीक है, अब हमारे जीवन में भी पीएच वैल्यू का अलग अलग इफेक्ट है। चल, कॉफ़ी का भी याद कर सकते हैं कि कॉफ़ी का 5 होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का ये आपका क्या था, जैसे हमने पहले क्या बताया, पहले आपको बताया कि हमारा क्या है, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिकम 1 होता है। उसके बाद हमने बताया पीतरस, पीतरस का कितना होता है, तो आप कहोगे 1.4 होता है। नींबू का हमने बताया कि 2.5 होता है। सिरका 3 होता है। ठीक है, टमाटर का 4.1 होता है। हमारा ब्लड का 7.4 होता है। खाने के बाद अगर देखा जाए तो ये थी, हम कह सकते हैं लार ग्रंथि, लार जो होता है खाने के पहले और खाने के बाद होता है 5.8 और खाने के पहले क्या होता है 7.4 होते हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों को आप याद कर लेंगे, जितने आपको लिखवा दिए गए वो सारे का सारा आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बात क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पीएच वैल्यू का यानी अम्ल और हमारा क्षार का हमारे दैनिक जीवन में क्या इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे कि एसिड बेस एंड साल्ट का प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट का प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। ठीक है, आज हम लोग पीएच को निपटारा कर लेते हैं। चल देखिए, पॉइंट है आपका दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का महत्व। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ महत्व है, बिना महत्व के इस धरती पर कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप कचरा भी फेंकते हो उसका भी महत्व है, वो भी कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा पीएच वैल्यू जो है ये भी हमारा क्या करेगा, तो आप कहोगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या है, महत्व है। ठीक है, पहला जो महत्व है हमें पाचन तंत्र में, ठीक है, हमारा जो महत्व है पहला वो क्या है, पाचन तंत्र में। ठीक है, अब पाचन तंत्र में हमारा इसका क्या महत्व है। ठीक है, देखिए आपको अभी बताया कि जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम एक रफ फिगर बनाए, ठीक है, तो जैसे हमारा एक क्या हुआ, ठीक है, एक हमारा इस तरीका से हमने बनाया। ठीक है, इस तरीका से होता है हमारा क्या,
हमने एक रफ फिगर बनाया, ठीक है। इसको हमने माना कि ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाशय है। ये क्या है, अमाशय है। अमाशय, अमाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अमाशय को हम लोग पेट भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, पेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक पाया जाता है क्या, तो यहाँ पर हमारा एक पाया जाता है ग्रंथि, ठीक है, जिससे हमारा HCl निकलता है। क्या निकलता है, HCl निकलता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच होता है, अभी हमने लिखवाया है कि इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे कि पीएच जो होता है 1 होता है। पीएच वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारा क्या होता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, तो आप कहोगे कि हमारे अमाशय में जाता है, हमारे पेट में जाता है, ठीक है। अमाशय में क्या होता है कि सबसे पहले भोजन को अम्लीय करता है, क्योंकि भोजन में क्या होता है, भोजन में बहुत सारे कीटाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया ये सब रहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे पहले ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है, ठीक है। यहाँ से एक क्या निकलता है, अम्ल निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, अम्ल निकलता है, जिसको हम HCl बोलते हैं। ये भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को अम्लीय क्यों बनाता है, क्योंकि आगे चल के यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक बैठा हुआ है, आप कहोगे कि डेडुनम होता है। डेडुनम कहने का मतलब जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में अगर अम्लीय भोजन गया तो ये छोटी आंत की दीवारें इफेक्ट पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। इस वजह से HCl भोजन को, पहले क्या होता है, HCl कीटाणु को मार दिया, तो यहाँ से निकलता है एक पीत रस। क्या निकलता है, पीत रस निकलता है। और अभी हमने पढ़ाया कि पीत रस का पीएच कितना होता है, तो आप कहोगे कि पीत रस का पीएच 1.4 होता है। ये क्या कर देता है कि इस भोजन को अम्लीयपन को कम कर देता है। क्या कर देता है, अम्लीयपन को कम कर देता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे दैनिक जीवन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब तक भोजन अम्लीय नहीं होगा, यहाँ से बैक्टीरिया वगैरह हमारा क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा। बात क्लियर है। तो पचाने में, हमारे भोजन को पचने में, ठीक है, हमारे भोजन को पचने में, भोजन को पचने में क्या करता है, सहायक होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। यही क्या होता है, HCl की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। HCl की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाने पर, बढ़ने पर एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अम्लीयता। क्या कहते हैं, अम्लीयता हो जाता है। अम्लीयता में क्या होते हैं, हमारा शरीर से लूज मोशन जैसी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और लूज मोशन जैसी क्रियाएं शुरू होने के कारण हमें डकार भी आने लगते हैं। भोजन पूरा क्या हो जाता है, हमारा बाहर आने लग जाता है, ठीक है। ये तमाम तरह की परेशानियां हमें उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। तो इस अम्लीयता को कम करने के लिए, ठीक है, पेट के अम्लीयता को कम करने में, पेट के अम्लीयता को कम करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहला पॉइंट, ठीक है, कि इस्तेमाल जो किया जाता है हम लोग MgOH होल्ट वाइज, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या करते हैं, पानी में घोल लेते हैं और पानी में घोल कर पी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हुआ कि हमारे शरीर की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए कौन सा कंपाउंड चाहिए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चाहिए। अगर हमारे घर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है, ठीक है, तो दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, इसका नाम क्या है, सोडियम, सोडियम
हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। तो हम दो पदार्थों का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहला पदार्थ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं, और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों का हम लोग नाम देते हैं कि ये क्या है, हमारा एंटा एसिड है। ये क्या है? एंटा एसिड है। एंटा एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये एसिड के प्रभाव को क्या करता है, कम कर देता है। एसिड के प्रभाव को कम करने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, एंटा एसिड पड़ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का मान, पीएच का क्या क्या महत्व है, ठीक है। ये क्या होता है, पीएच का क्या होता है, महत्व। ये जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पिएंगे, तो इधर से एसिड है, ये एक तरह का क्या है, क्षार है। ओएच क्या बताता है, क्षार को बताता है। तो ये क्या है, क्षार है। ओएच क्षार है, ये भी क्षार है। और दोनों जो है क्षार क्या करेगा, मिलकर हमारा क्या कर देगा, उदासीनीकरण कर देगा, ठीक है। नमक का निर्माण कर देगा और हमारे शरीर में जल का निर्माण कर देगा, ठीक है। बात क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमारे पाचन में क्या होता है, पीएच वैल्यू का महत्व है। बात क्लियर? चल, अगली अगर हम पॉइंट की बात करें, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में है सेकंड नंबर है दांतों। किसके लिए? दांतों का, ठीक है। यानी दांतों पर भी प्रभाव पीएच का है, ठीक है। दांतों पर प्रभाव क्या है, पीएच का। देखिए, हमारे दांत का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, हमारे दांत का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, हम लिख देते हैं कि हमारे दांतों का पीएच वैल्यू, ठीक है, 5.5 से, ठीक है, 5.5 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे दांत में अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हुआ, हमारे दांतों का पीएच वैल्यू क्या हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है। देखो, अभी हमने कहा कि हमारे मुख में क्या होता है, मुख में क्या होता है, तो आप कहोगे कि सलाइवा होता है। क्या होता है, सलाइवा होता है, यानी लाड़ होता है। और इस लाड़ का अगर हम पीएच वैल्यू की अगर बात करें तो 5.8 होता है। अभी हमने लिखवाया कुछ क्षण पहले, ठीक है, कि हमारे सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.8 होता है। ये क्या करता है कि हमारे दांतों पर, जैसे हम लोग कुछ मीठे चीज खाते हैं, ठीक है, तो मीठे चीज खाने पर होता क्या है कि हमारे मुख में बैक्टीरिया क्या करने लगता है कि उस ग्लूकोज को तोड़ने लगता है। ग्लूकोज को क्या करने लगता है, तोड़ने लगता है, ठीक है। और ग्लूकोज को तोड़ने लगता है तो हमारे, जैसे ही क्या होता है, पीएच वैल्यू को घटा देता है। पीएच वैल्यू को क्या करता है, घटा देता है। पीएच वैल्यू घटाया, तो अगर पीएच वैल्यू कम हो गया, 5.5 से क्या हो गया, पीएच वैल्यू कम हो गया, यदि दांतों का पीएच, दांतों का पीएच वैल्यू क्या हो जाए, तो आप कहोगे कि 5.5 से कम हो जाए। अगर कम हुआ, हमारे दांतों का पीएच वैल्यू 5.5 से यदि कम हुआ, तो हमारे दांतों का क्या शुरू हो जाएगा, तो दांतों का हमारा क्षयन शुरू हो जाएगा, क्षय शुरू होगा। क्या हो जाएगा, दांतों का क्षय शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हमारे दांत खराब ना हो। हमारे दांत, यानी जो आप दांत आप देखते हो कि दांत का जो ऊपर वाला इनेमल वाला जो पार्ट है, यानी कि जो दांत का सफ़ेद वाला हिस्सा है, वही सफ़ेद वाला हिस्सा हमारा क्या होने लग जाता है, कमज़ोर होने लग जाता है। किसके कारण, हमारे पीएच वैल्यू के कारण। यानी 5.5 से जैसे ही नीचे गया, बैक्टीरिया उसको क्या कर देता है, दांत को तोड़ने लग जाता है, इनेमल वाले पार्ट को कमज़ोर कर देता है, ठीक है।
और जैसे ही कमज़ोर हुआ तो हमारा दाँत टूटना क्या होता है, सड़ने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो आप ध्यान रखोगे कि हमारे दाँत का पीएच वैल्यू हमेशा कितना होना चाहिए, 5.5 से अधिक होना चाहिए। अगर 5.5 से कम हुआ तो इसका मतलब कि दाँत सड़ना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब दाँतों के इस प्रभाव को हम कैसे रोकेंगे? दाँतों के क्षय को रोकने के लिए दाँतों के क्षय को रोकने के लिए, ठीक है? रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप कहोगे कि हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? टूथपेस्ट का, ठीक है? किसका इस्तेमाल करते हैं? टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? या आप क्या करते हो, नीम का दातून, नीम का जो दातून होता है